देश के कई शहरों में आसाराम पर लगे गंभीर आरोप, बलात्कार से लेकर हत्या तक के आरोप। क्या है पूरा सच? आसाराम पर 10 आरोप। आसाराम के खिलाफ आरोपों की झड़ी लग गई है। बलात्कार, यौन शोषण से लेकर जमीन कब्जे तक के आरोप आसाराम पर अलग अलग शहरों में लग रहे हैं। एबीपी न्यूज इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है कि आरोप सही हैं या गलत। हम सिर्फ लोगों की शिकायतों को आपके सामने रख रहे हैं। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम पर एक और बड़ा आरोप लगा है। आरोप लगा है बलात्कार का। आरोप लगाया है 2 बहनों ने। गुजरात के सूरत में इन 2 बहनों ने रेप का केस भी दर्ज कराया है। इस बार आरोप सिर्फ आसाराम पर ही नहीं है, बल्कि आरोपों के घेरे में है आसाराम का बेटा नारायण साईं भी। पहली बार एफआईआर में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती का नाम भी शामिल है। दोनों बहनों का आरोप है कि मां बेटी ने उनके शारीरिक शोषण में भूमिका निभाई। एफआईआर के मुताबिक लक्ष्मी और भारती पीड़ित युवती को आसाराम के पास लेकर जाती थी। मामला दर्ज कराने वाली बड़ी बहन की उम्र जहां 33 साल की है, वहीं छोटी बहन की उम्र 30 साल है। दोनों बहनों ने अलग अलग एफआईआर सूरत पुलिस के सामने दर्ज कराई है। उसमें से बड़ी बहन ने आसाराम पर शारीरिक शोषण और बलात्कार का आरोप लगाया है, वहीं छोटी बहन ने नारायण साईं पर। बड़ी बहन के मुताबिक आसाराम ने अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में उसके साथ 2001 से लेकर 2007 के बीच कई बार बलात्कार किया। छोटी बहन ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक नारायण साईं ने उसका कई जगहों पर बलात्कार किया। छोटी बहन का आरोप है कि सूरत के जहांगीरपुरा आश्रम के अलावा साबरकांठा जिले के गांभोई आश्रम, बिहार के पटना आश्रम, नेपाल के काठमांडू आश्रम और मध्य प्रदेश के मेघनगर आश्रम में नारायण साईं ने उसके साथ बलात्कार किया। दोनों बहनों के मुताबिक जब उन्होंने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करना शुरू किया तो उन्हें परेशान किया गया और बाद में आश्रम में चोरी का झूठा आरोप लगाकर निकाल दिया गया। आश्रम में बेसिकली शुरुआत में सेविका के तौर पे इन लोगों को और भक्त के तौर पे बुलाया गया था, लेकिन इनका ये कहना है कि इसके अलावा उनसे जो आश्रम में दवाइयाँ बनती हैं, खास करके चूर्ण हैं या कोई टैबलेट्स हैं, उनको बनाने के काम में मजदूरी जो भी होती है उनसे कराई जाती थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद नारायण साईं के खिलाफ सूरत पुलिस आगे की जांच शुरू कर चुकी है। वहीं आसाराम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वो अहमदाबाद पुलिस को भेज रही है, क्योंकि अपराध अहमदाबाद में हुआ है। आसाराम तो फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है। अब मुसीबतें उनके बेटे नारायण साईं पर भी आने वाली हैं। मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस को जो भी करना है वो तमाम कार्रवाई करेगी। जोधपुर में नाबालिग के यौन शोषण के केस में आसाराम को जेल जाना पड़ा, तब 2 बहनों की हिम्मत बढ़ी। इसके बाद इन्होंने सूरत पुलिस का दरवाजा खटखटाया। हालांकि आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे आरोपों को खारिज कर रही हैं। मामला जो सामने आता है वो ये कहा जा रहा है कि 2002-2004 का मामला है। आज 2013 है। अब तक ये कहाँ थी और क्यों चुप थी? इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीछे कोई तंत्र है जो काम कर रहा है, रुक रुक के लोगों को तैयार कर रहा है, मैदान में फेंक रहा है। यूपी के शाहजहांपुर की जिस लड़की के यौन शोषण के आरोप में आसाराम जेल की हवा खा रहे हैं, उस लड़की की मां ने दावा किया है कि दिल्ली के सत्संग शिविर में उन्होंने आसाराम को एक महिला श्रद्धालु को लात मारते देखा था। हिंदी अखबार दैनिक हिंदुस्तान के हवाले से पीड़ित लड़की की मां ने यह खुलासा सबके सामने किया है। लड़की के पिता भी कैमरे पर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। मेरी पत्नी ने एक बार मुझे भी बताया था कि जब सत्संग में दोनों साथ साथ जाते थे तो पत्नी ने कहा था कि बाबू ने एक औरत पैर छूने के लिए आगे हाथ बढ़ाए तो बाबू मुझे लात मारती थी। तो हम उस टाइम पे सत्संगी थे, श्रद्धावान थे। मैंने कहा उसके तो जन्म जन्मों के पाप काटती है। तो हम तो यही सोचते थे कि जिसको एक ब्रह्म ज्ञानी संत लात मार के उसके पता नहीं कितने जन्मों के पाप कट जाते थे, ये भाव बना रहता था। और पत्नी ने बताया था कि रात में कुटिया के बाहर बैठे थे बापू के दर्शन करने के लिए। बहुत सारी महिलाएं थी, लड़कियाँ भी थी, ये भी बैठी हुई थी। तो वो कह रही थी कि हमें तो बुला नहीं, बापू जी ने एक सुंदर महिला को अंदर बुला लिया। अरे मैंने कहा वो पुण्याई आत्मा होगी इसलिए उसे बुला लिया।
हमारे तो ये भाव थे उस टाइम पर, लेकिन अब धीरे धीरे बातों का पता चल रहा है कि क्यों, किस कारण से वो अंदर बुलाई जाती थी। यही नहीं, इस पिता के मुताबिक आसाराम के साथ हर वक्त बाउंसरों की फौज चलती थी ताकि उनके खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत ना जुटा सके। लोग इस बात से भी खौफ में रहते थे कि आसाराम के पास कई रसूखदार और बड़ी हस्तियों का आना जाना था। शाहजहांपुर का ये परिवार फिलहाल कई तकलीफों से गुजर रहा है, लेकिन सुकून इस बात का भी है कि उनके खुलासे के बाद आसाराम के कथित अत्याचारों को लोग दुनिया के सामने लाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। मुझे 2004 में मुझे नारायण के ड्राइवर ने बताया कि नारायण जो है रात में लड़कियों के साथ कामलीला करता है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने मुझे एक बार दिखाया, 2 बार दिखाया। हमने कम से कम 12 से 15 बार मैंने नारायण को अपनी आंखों से लड़कियों के साथ कामलीला करते देखा। तब मैंने विश्वास किया और आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया। हम आपको जो लोग इन हत्याओं में इन्वॉल्व हैं उन लोगों की जानकारी दे सकते हैं। भारत सरकार की कोई भी जांच एजेंसी आगे आए, मैं 2008 से यही बात कह रहा हूं, भारत सरकार की कोई भी जांच एजेंसी आए, हम आपको उन हत्याओं में इन्वॉल्व लोगों के नाम देंगे और जांच होगी, सामने आएगी, सच्चाई सामने आएगी। आसाराम बापू का पुलिस प्रशासन और राजनेताओं पर बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा है, इसलिए उनके आज तक कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं। और जिन लोगों ने पुलिस या तो मीडिया में जाने की कोशिश की, उनके ऊपर जानलेवा हमले कराए गए, उनको जान से मारने की धमकियां दी गई, इसलिए सारे मामले आज तक दबते रहे हैं। तंत्र विद्या के जरिए लोगों को सम्मोहित किया जाता है। कई बार स्त्रियों को सम्मोहित किया जाता है, उसको पुरुष से, उसके पति से अलग करके वहां से पैसा बटोर लिया जाता है। कई बार भाइयों में तंत्र विद्या करके परिवार को तोड़ दिया जाता है, वहां से पैसा बटोर लिया जाता है। कमाई का पैसा ब्याज पर पूरे भारत में घूमता है। जैसे पानीपत में इनका काम संभालता है, फाइनेंस का अलग है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आसाराम बापू एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है, कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी, और अलग अलग शहरों में इनके फाइनेंस को संभालने वाले अलग अलग लोग हैं। इंदौर में अलग हैं, दिल्ली में अलग हैं, जयपुर में अलग हैं, अलग अलग शहरों में अलग अलग लोग हैं। यूपी के वृंदावन में अपनी पत्नी रमा देवी की तस्वीर भगवान के सामने रखकर फरियाद करते ये हैं मोहन प्रसाद अग्रवाल, जिनका हर एक पल पत्नी रामा के इंतजार में बीत रहा है। 52 साल की रामा देवी की 5 साल से किसी तरह की कोई खबर नहीं है। मोहन प्रसाद आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी की गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार आसाराम है, क्योंकि अहमदाबाद के उनके आश्रम में हुई एक घटना के बाद से ही रामा देवी अचानक से गायब हो गयी। आसाराम के आश्रम मोटेरा गांव में, जो आसाराम का आश्रम है साबरमती का के किनारे, उसी आश्रम में मैं गया था सुबह के समय। वहीं से नहाने धोने के चक्कर में जो है, और उनके जो आदमी थे दरबान, चौकीदार, मैनेजर वगैरह, उनके मिसबिहेव से और उनके गलत व्यवहार से वहां से हमारी पत्नी गुम हो गई। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। मोहन प्रसाद के मुताबिक जब वो मदद की आस लिए आसाराम के पास पहुँचे तो उनसे बुरा बर्ताव किया गया। थक हार कर उन्होंने गुजरात पुलिस में पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। मोहन प्रसाद गुजरात सरकार के साथ साथ मानवाधिकार और महिला आयोग से भी मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन रामा देवी का कुछ पता नहीं चला है। पुलिस, राज्यपाल, पुलिस कमिश्नर, गृह राज्य मंत्री, हर जहां गुहार लगाई, और जन मैं सालों भर गुजरात में भटका, लेकिन कहीं भी कोई अता पता हमें नहीं मिल पाया, न सही सूचना मिल पाई। मैं फिर हार के, थक करके मैं महिला आयोग में, मानव अधिकार में गया, वहाँ से भी कोई निर्णय नहीं मिल पाया। महिला आयोग में मैं आसाराम को ही पार्टी बनाया, इसलिए कि आसाराम से जब मैं मिलने गया कि इस प्रकार से घटना, आसाराम ने नेगलेक्ट कर दिया, मुझसे मिला भी नहीं, और अपने आदमियों को कहा कि मार के धक्के दे के इनको निकाल दो, बाहर कर दो। ऐसे करके उनका भी जो व्यवहार हुआ, पहले मुझे श्रद्धा थी कि संत हैं, अच्छे हैं, मैं जहां भी कथा प्रवचन होती थी मैं जाता था। 5 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है। आखिर रमा देवी कहाँ है, किस हाल में है? क्या वाकई उनकी गुमशुदगी में आसाराम और उनके सहयोगियों का कोई हाथ है? ये सभी सवाल आज भी पहेली बने हुए हैं।
12 साल से लेकर के 20 साल की लड़कियों को ये बिल्कुल फंसाने के ताक में रहता था और उनको कैसे भी करके फंसाता था। इनका कोडवर्ड बहुत सारे हैं, जैसे जोगन बनाना है, ये तो जोगन बनने लायक है, ये तो राधा है और ये तो गत जन्म की गोपी है। कभी बताएंगे अरे ये तो गत जन्म का पूर्व जन्म का बहुत बड़ा आत्मा है और इसको तो हम उसके 7 पीढ़ी तार देंगे, ऐसा बना देंगे। अगर कोई उसका थोड़ा सा भी विरोध करे तो उसको दाग धमकी दी जाती थी और इसके बाद अगर वो कोई न माने तो इसका मर्डर तक कर दिया जाता था और इसको आत्महत्या में खपा दिया जाता था। जमीन का अतिक्रमण वो तो एक आम बात है। हर आश्रम के आसपास की जमीनें वो बिल्कुल हथियाते थे। जो भी वहां पर काम करते हैं उनको कभी भी वेतन नहीं दिया जाता था, तो उनका एक तरह से वो बिल्कुल शोषण करते थे। खुद बहुत व्यापार बिजनेस कर रहे थे लेकिन दूसरों को जरा भी उसमें से कोई वेतन नहीं देते थे। जो भी वहां पर प्रसाद के रूप में आता था उसको फिर से रीपैकिंग करके बेचते थे उनके यहां ही। तो यह नैतिकी है, जो प्रसाद में आया है जो चीज उसको प्रसाद के रूप में सब में बांट न देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो उसका भी व्यापार करके उसमें से भी पैसा खूब कमाते। मैं आसाराम बापू जी के साथ 14 साल लगातार रहा हूँ। पहले तो बताना चाहूँगा मैं आपको, उनका संचालक हूँ मैं, उनका ट्रस्टी भी रहा हूँ उनका। खुद को आसाराम के आश्रम का संचालक और 14 साल तक आसाराम के साथ रहने का दावा करने वाले ये हैं मुंबई के भोलानंद गुप्ता। भोलानंद ने आसाराम पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा पिताजी मरवा दिए इसने आश्रम के अंदर। भोलानंद अपने पिता की मौत के पीछे आसाराम का हाथ मानते हैं, लेकिन हत्या का कोई केस दर्ज नहीं हुआ। मेरा पिताजी मरवा दिए इसने आश्रम के अंदर और आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को बताते नहीं, पूछता हूँ तो मारते पीटते हैं। कोई पुलिस वाला मेरा केस दर्ज करता नहीं है और मैं अभी जाता हूँ। अभी मेरी धमकी आ रही मुझे मारने के लिए, कितनी धमकी आ चुकी है। मैं 5-6 फिर FIR दर्ज कराई है और कल दर्ज कर रखी, लेकिन लेना देना तो कुछ नहीं है। भोलानंद इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आसाराम की प्रवक्ता का कहना है कि भोलानंद और कुछ नहीं बल्कि खुद झूठ का पुलिंदा है। पहली बात तो ये कि उसका नाम भोलानाथ नहीं है, बृजमोहन गुप्ता है और वो किसी भी आश्रम में कोई मैनेजर वगैरह नहीं रहा है। वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं 14 साल आश्रम में रहा हूँ। वो सन 2000 में आया था, 2000 से अब तक 14 साल हुए ही नहीं हैं और वो बीच में बहुत पहले चला गया था, उसको निकाल दिया गया था क्योंकि उसने चोरी करी थी। सदा गाली बकता है, मारना पीटना तो जल्लाद की तरह इसका पेशा है, समझ लो। ये नहीं समझता अपने सिवा कुछ भी। आसाराम को जल्लाद की उपाधि देने वाले मुंबई के भोलानंद गुप्ता ने आसाराम पर तंत्र विद्या करने का आरोप भी लगाया है। भोलानंद का कहना है कि तंत्र साधना के लिए आसाराम पक्षियों का इस्तेमाल करता था। चमगादड़ को तो बहुत सरल तरीका है, वो सिगड़ी पे अपना अग्नि पे उसको मंत्र के द्वारा सेकना होता है उसको, फिर वो फिर सिकुड़ जाता है, फिर उसकी राख बन जाती है। तो उसकी राख को लेकर के और साथ में उल्लू का जो मांस होता है वो लेकर के साथ में फिर काजल बनाया। खुद को आसाराम के आश्रम का संचालक और ट्रस्टी बताने वाले भोलानंद का कहना है कि इस तंत्र विद्या में आसाराम ही नहीं बल्कि आसाराम का बेटा नारायण साईं भी शामिल रहता था। काजल बना के आंखों में डालते, खुद की अपनी आंखों में डालते थे। इसमें शामिल है नारायण साईं भी, इनका मेन जो सुरेशानंद है, अब वो उसको दिखा नहीं रहे लोग, ये क्योंकि उसके बहुत सारे राज हैं, वो दिखा देंगे तो राज उगल दे। वो आश्रम में ही है, वो
सुरेशानंद, तुम्हारे नारायण साईं, इसकी बेटी भी कम थोड़ी है कोई, ये सारा पूरा परिवार इसी काम में लगा हुआ है। हालांकि आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने भोलानंद के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। नीलम दुबे का कहना है कि कोर्ट भी आसाराम पर लगे तंत्र विद्या करने के आरोपों को नकार चुका है। अगर वो कहता है कि अघोरी क्रियाएं होती हैं, महिलाओं से छेड़छाड़, तो अब तक वो कहाँ था? क्यों नहीं सामने आया? क्यों चुप बैठा रहा? मेरा बेटा आसाराम बापू के कार्यक्रम में गया था जहां उसे जहर दिया गया। जबलपुर के रहने वाले डीके पचौरी का मानना है कि उनके बेटे राहुल ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि आसाराम के आश्रम में एक सत्संग में जहर देकर उसे मारा गया। राहुल के पिता के मुताबिक सत्संग का आयोजन इसी साल जनवरी में हुआ था। राहुल ने सत्संग में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन सत्संग के बाद ही उसकी जहर खाने से मौत हुई। राहुल के पिता का आरोप है कि उसकी हत्या हुई और इस हत्या में आश्रम के लोगों का ही हाथ है। ये बात तो मैं पहले से ही कहता चला आ रहा हूं कि वो आसाराम जी के कार्यक्रम में गया था, वहीं उसे जहर दिया गया, लेकिन पुलिस ने सही तरीके से उसकी जांच नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उसको सुसाइड शो कर दिया और इसके खिलाफ हमें हाई कोर्ट भी जाना पड़ा, जहां से हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करने के और निर्देश मार्गदर्शन मिला है और हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं। जिला अदालत में दोबारा शिकायत करने के जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राहुल के पिता को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। यह है मध्य प्रदेश के जबलपुर का आसाराम आश्रम। 6 एकड़ जमीन पर फैले इस आसाराम के आश्रम पर प्रशासन की निगाहें हैं। जिला प्रशासन की माने तो जिस जमीन पर इस आश्रम की नींव रखी गई है उसके लिए इजाजत नहीं ली गई, न पंचायत से अनुमति ली गई और न ही इससे जुड़े कागजात प्रशासन को सौंपे गए। जैसे जो भी क्षेत्र में निर्माण होते हैं, तो जो भी निर्माण करते हैं वो पहले इस कार्यालय में अपनी पूरी जानकारी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी इस तरीके की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। जबलपुर आश्रम से जब इस मामले में संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। नवसारी जिले के जलालपुर तहसील की ये वही जमीन है जिस पर अवैध कब्जा का आरोप आसाराम पर लगा है। जिस 6 हेक्टेयर यानी करीब 15 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जे का आरोप आसाराम पर लगा है, वो दरअसल सरकारी जमीन है। ये सरकारी लैंड है, वो ग्राम पंचायत ऐसे उसकी सत्ता में नहीं है कि ऐसे ये लैंड उसको दे सके। सरकारी दावों के मुताबिक 1997 से आसाराम का इस जमीन पर अवैध कब्जा है। यहाँ आसाराम ने अपना आश्रम बना रखा है। आसाराम को इस मामले में नोटिस भी जारी किए गए। आसाराम की तरफ से इस मामले में ग्राम पंचायत के दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन सरकार ने इन्हें खारिज कर दिया है और करीब 4.5 लाख रुपए के जुर्माने का नोटिस भी जारी किया है। और उसका जो दंड है अभी तक उन्होंने जो यूज किया है वो 4,50,906 रुपीज का जो दंड, और ये 10 अक्टूबर तक उन्होंने ये दंड भी भरना पड़ेगा और ये दबाव दूर करने के लिए हमने उनको इन्फॉर्म किया है।